नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करेंगे प्रश्नोत्तरी एक नज़र में का 5वां भाग। इससे पहले के 4 भाग यदि आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। दैत्य में संधि बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो दैत्य अरि में हमारी दीर्घ संधि है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और दैत्य अरि का संधि विच्छेद होगा दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि। अकह सवर्ण दीर्घ से इसमें दीर्घ संधि है। अकह सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र से इसमें दीर्घ संधि हुई है। इसी प्रकार से रविंद्र, भानुदय, हिमालय इत्यादि शब्दों में भी दीर्घ संधि है अकह सवर्ण सूत्र से। तो दैत्य अरि में हमारी जो है दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्र्यांशा में संधि विच्छेद कीजिए। धात्र्यांशा में संधि विच्छेद कीजिए। धात्री धन अंशा, धात धन अंशा, धात्री धन अंशा या कोई नहीं। धात्र्यांशा में संधि विच्छेद। तो धात्र्यांशा में धात्री प्लस अंशा, ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें यण संधि है। इसमें यण संधि है। यण संधि करने वाला सूत्र है इको यण ची। धात्र्यांशा में यण संधि है और इको यणची यण संधि करने वाला सूत्र है। धात्री प्लस अंशः, जब हम धात्री के ताम से री निकालेंगे, तोड़ेंगे से, तो यहाँ हो जाएगा री। और री को रा हो जाता है यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है यण संधि में। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री को रा हो जाता है यण संधि में और बन जाता है धात्र्यांशः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी विभक्ति। तो अनुक्त कर्ता और करण में जो है तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तृतीया विभक्ति लगती है कर्तृ कर्णस्य तृतीया सूत्र से। और अनुक्त का अर्थ है अनभिहिते। संस्कृत में अनुक्त को अनभिहिते आ जाते हैं। यदि इसकी जगह कहीं पे आ जाए अनभिहिते कर्तृकरणे चा, तो इसका यही अर्थ है कि अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है कर्तृकरणों तृतीया सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारक में विभक्ति हो सकती हैं 7, 4, अनेक, 3। तो एक कारक में अनेक विभक्ति हो सकती हैं। जैसे कर्ता को ही ले लीजिए, कर्ता कारक, इसमें प्रथमा भी होती है, तृतीया भी होती है,
और षष्ठी भी होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति भी होती है, तृतीया विभक्ति भी होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। इस प्रकार एक कारक में अनेक विभक्ति हो सकती है। तो हमारा आंसर राइट हो गया सी, अनेक। एक कारक में अनेक विभक्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र में अपाय पद का क्या अर्थ है? आघात, संघात, विश्लेषः, श्लेषः। तो ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र में अपाय पद का अर्थ है विश्लेषः। विश्लेषः का अर्थ है अलग होना, अलग होना। और अलगाव में पंचमी विभक्ति लगती है। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत। ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूत। और अवधिभूत का अर्थ है चल और अचल। चल और अचल। चल और अचल इन दोनों में ही पंचमी विभक्ति लगती है। तो इसलिए ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र में अपाय पद का अर्थ है विश्लेष। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित्रातः पद में समास बताइए। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास। तो हरित्रातः पद में जो है हमारा तत्पुरुष समास है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास है। और हरि के रूप चलते हैं हरि, हरिम, हरिणा। तो हरिणा जो है ये तृतीया का रूप है। हरिणा त्राता लौकिक विग्रह होगा इसका, हरिणा त्रातः। इसका अर्थ है हरि के द्वारा रक्षित, हरिणः त्रातः। तो हरि त्राता पद में तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय किस समास का भेद है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। तो कर्मधारय जो है ये तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या कोई नहीं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की कृति है। इसलिए बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भवभूति, भारवी, भास, बाणभट्ट। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी जी प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। अर्थात माघ में ये तीनों गुण हैं। और अर्थ गौरव के लिए भारवी जी प्रसिद्ध हैं। इसलिए बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भास ने 13 नाटक लिखे हैं और बाणभट्ट की कादंबरी है ये पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध हैं। भवभूति जी करुण रस के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर रामचरितम, मालती माधव, महावीर चरितम, इनके ये 3 कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रकील पर्वत का वर्णन
किस में मिलता है? इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम में, कुमार संभवम में, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस में मिलता है? किरातार्जुनीयम में, कुमार संभवम में, रघुवंशम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन जो है ये किरातार्जुनीयम में मिलता है, इसलिए हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। और यहीं पे अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। कुमार संभवम में हिमालय पर्वत का वर्णन है, हिमालय पर्वत का वर्णन है। रघुवंशम में नंदिनी गाय और कुंभोदर सिंह का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मारीच कण्वादि ऋषियों के आश्रमों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक में प्रकृति प्रत्यय बताइए। कारक में प्रकृति प्रत्यय बताइए। क्री धातु ढक प्रत्यय, क्री धातु अण प्रत्यय, क्री धातु नवुल प्रत्यय या कोई नहीं? तो कारक में क्री धातु नवुल प्रत्यय है। नवुल प्रत्यय जो है ये कर्ता के अर्थ में लगता है। नवुल प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगता है। और कारक का अर्थ ही होता है करने वाला, अर्थात क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ या कोई नहीं? तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए दई तो कंठतालु, ए दई तो कंठ तालु। कंठ ओष्ठ जो है ये है ओ और औ का उच्चारण स्थान। ए ओ दौ तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। कंठ ओष्ठ ओ औ का है और कंठ तालु जो है ये ए ऐ का उच्चारण स्थान है, इसलिए बी आंसर हमारा राइट हो गया कंठ तालु। दंतोष्ठ वकार का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोग वाहों की संख्या कितनी है? 4, 2, 3 या 5? तो अयोग वाहों की संख्या जो है ये 4 है। ए आंसर हो जाएगा हमारा। और ये 4 अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय, उपधमानीय, ये चारों जो हैं हमारे अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय। अनुस्वार को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं और विसर्ग को जो है हम इस चिन्ह के द्वारा, और जिह्वा मूल्य जो है वो का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह लगता है का इस तरह से, ये देखिए अगर हम पूरा ये मिला देंगे इसको तो ये पूरा विसर्ग हो जाएगा, लेकिन ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है तो इसको कहते हैं जिह्वा मूल्य। इसी तरह से उपधमानीय, यदि पा और फा के पहले ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है तो इसको उपधमानीय कहते हैं। अनुस्वार का अर्थ है, अनु का अर्थ है बाद में और स्वर का अर्थ है स्वर, अर्थात जो स्वर के बाद में आए वह अनुस्वार है। अब जैसे देखिए रामम, रामम में के माँ में जो है
आस्वर है, आस्वर है और आस्वर के ऊपर ही ये अनुस्वार लगा है, अर्थात स्वर के बाद में अनुस्वार लगा है। तो अयोगवाहों की संख्या 4 है। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द का लिंग बताइए। नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या सभी। तो संधि शब्द का जो लिंग है वह पुल्लिंग है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए मित्रों, संधि शब्द सुनने में स्त्रीलिंग जैसा लगता है परंतु है नहीं। संधि में सम उपसर्ग है और धा धातु है, की प्रत्यय है और की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसमें हालांकि की प्रत्यय दिखाई नहीं देता, लेकिन संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से विधि सुनने में लगता है कि स्त्रीलिंग है लेकिन नहीं है, वह भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत ऋतु में संधि बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो वसंत ऋतु में जो है गुण संधि है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा और इसका संधि विच्छेद होगा वसंत धन ऋतु। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, देवऋषि, रमेशा, हितोपदेशा, तवलकारा आदि सभी में गुण संधि है। ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं और इसका जो गुण संधि करने वाला सूत्र होता है वो होता है आद गुणः, आद गुणः। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाशीति को हिंदी में क्या कहेंगे। 80, 88, 81 या 89। 89 को हिंदी में 89 कहते हैं। तो अष्टाशीति को हिंदी में क्या कहेंगे, 88, 88। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 80 को कहेंगे अशीति और 81 को कहेंगे एकाशीति। नवासी को कहेंगे ऊन नवति, नवाशीति या एकोन नवति, एकोन नवति। जिस भी संख्या के पीछे 9 हो, जैसे 79, 69, 59 अर्थात 49, 39, वहाँ पर ऊन, एकोन ये शब्द आएंगे। ऊन का मतलब है एक कम, अर्थात 90 में एक कम, और एकोन का भी अर्थ है एक कम, अर्थात 90 में एक कम। इस प्रकार अष्टाशीति को हिंदी में कहेंगे 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, छियानवे को संस्कृत में क्या कहेंगे। षटषष्ठी, षणवती, नवनवती या कोई नहीं। तो 96 को संस्कृत में षणवती कहेंगे। हमारा बी आंसर हो जाएगा राइट। और षष्ठी को कहेंगे 66, नवनवती को कहेंगे 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, करने वाले सूत्र कितने हैं। 4, 6, 5 या 3। तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र 6 हैं। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। हलन्त्यम, हलन्त्यम,
चुटु उपदेशे उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत शा प्रत्यस्य आदिर्टुडवा लशक्व आतद्धिते। ये 6 इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। हलंत्यम लशक्व तद्धिते शा प्रत्यस्य आदिर्टुडवा चुटु उपदेशे अज अनुनासिक इत। हलंत्यम जो है ये व्यंजनों की इत संज्ञा करता है और उपदेशे अज अनुनासिक इत स्वरों की इत संज्ञा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण या रा लावा, महाप्राण या ए बी दोनों। तो वर्गों के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण अल्प प्राण भी कहलाते हैं और या रा लावा भी अंतस्थ, यानी कि डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। क ख ग घ ञ प्रथम, तीसरा और पंचम ये वर्ण जो हैं हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं और यारा लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकालिक प्रत्यय कौन से हैं? क्षत्रि, शानच, तावतु, तव्यत, अनियर। तो भूतकालिक प्रत्यय जो हैं ता और तवतु हैं, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्षत्रि और शानच वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं, वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं क्षत्रि और शानच। तव्यत और अनियर प्रत्यय जो हैं ये कृदंत प्रत्यय हैं और क्षत्रि और शानच की जो है वो सत संज्ञा होती है तौ सत सूत्र से। तौ सत सूत्र से क्षत्रि और शानच की सत संज्ञा होती है। शानच प्रत्यय आत्मनेपद में लगते हैं, शानच आत्मनेपद में लगते हैं और क्षत्रि प्रत्यय जो है ये लगते हैं परस्मैपदी पदी धातुओं में, परस्मैपदी पदी धातुओं में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी, दंडी, माघ, कालिदास। तो उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और दंडी पद लालित्य के लिए, पद लालित्य के लिए। और माघ में तीनों गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा कालिदास। उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्वचनम पद में उपसर्ग बताइए। दुस, दुर, दुष, उर। तो दुर्वचनम पद में जो है इसमें दुर उपसर्ग है, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए दुर को हम कैसे लिखेंगे, दुर्वचनम, और जब हम इसको मिलाएंगे तो दुर्वचनम इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसलिए दुर्वचनम पद में दुर उपसर्ग है। और हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 2 होते हैं वैदिक संस्कृत में और 20 होते हैं लौकिक संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपत्ति पद का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य, दुखम, विपत्ति या कोई नहीं। तो संपत्ति पद का विलोम शब्द होगा विपत्ति। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? अल प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में या यण प्रत्याहार में? तो ऊष्म वर्ण हमारे शल प्रत्याहार में आते हैं। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और शल प्रत्याहार में शा, शा, सा, हा ये चारों वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं, सभी व्यंजन। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और यण प्रत्याहार में या, रा, लावा आते हैं। ऊष्म वर्ण में ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभा पद का पर्यायवाची होगा? नरः, पूरक, मनुष्य, पति। तो वल्लभा पद का पर्यायवाची होगा पति। वल्लभा कहते हैं पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी भवभूति की रचना नहीं है? किरातार्जुनीयम, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। कौन सी भवभूति की रचना नहीं है? किरातार्जुनीयम जो है ये भवभूति की रचना नहीं है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और ये तीनों भवभूति की रचनाएं हैं। मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम तीनों ही भवभूति जी की रचनाएं हैं। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य है और इसके लेखक भारवी हैं। रमा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। कौन सा है इनमें से? रमानाम, रमाणाम, रमायाम, रमाया। तो रमा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है रमाणाम। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसके रूप इस तरह से चलेंगे, षष्ठी एक वचन में बनेगा रमा यह, द्विवचन में रमयो और बहुवचन में बनेगा रमाणाम। अगला प्रश्न, वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? एच, एंग, एच, एंग। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो हमारे आते हैं एच प्रत्याहार में। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आ, ए, औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। आ, ए, औ ये तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। एच में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ ये चारों वर्ण आते हैं। किसका उच्चारण स्थान नासिका है? पंचम अक्षर, अनुनासिक, अनुस्वार या सभी का? इनमें से किसका उच्चारण स्थान नासिका है? तो इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका है। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। पंचम अक्षर का भी, अनुनासिक का भी और अनुस्वार का भी, सभी का उच्चारण स्थान जो है ये नासिका है। अब यहाँ इस प्रकार समझिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज,
झोंयों। अब यहाँ जो चवर्ग का उच्चारण स्थान है वही पंचमा अक्षर का भी होगा। जैसे चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तो यहाँ इसके दो उच्चारण स्थान होंगे पंचमाक्षर के, यहाँ के तालु भी होगा और नासिका भी होगा। जितने भी पंचमाक्षर हैं उन सभी के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। एक तो अपना नासिका होगा और दूसरा जो उनके वर्ग का उच्चारण स्थान है वही उनका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें। यथाशक्ति, प्रत्येकम, सहरि, सचक्रम। तो यथाशक्ति का लौकिक विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, तो इसमें यथाशक्ति में आ जाएगा हमारा सेकंड, दूसरा नंबर। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, पहला। सहरि हरे सादृश्यम, चौथा। सचक्रम, चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत, तो इसमें आ जाएगा हमारा तीसरा। अब देखिए ये कहाँ है, कौन से उसमें है, तो ये ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। यथाशक्ति, शक्ति मनतिक्रम्य, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, सहरि हरे सादृश्यम, सचक्रम चक्रेण युगपत। और ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकेषु शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एकवचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी एकवचन या षष्ठी बहुवचन। तो बालकेषु शब्द में जो है षष्ठी बहुवचन है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सप्तमी में बालक के रूप इस प्रकार से बनेंगे, बालके, बालकयो, बालकयो, बालकेषु, बालकेषु। ये हमारे सप्तमी के रूप हैं। सप्तमी एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु, इसलिए बालकेषु सप्तमी बहुवचन का रूप है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 द्विकर्मक धातुएं किस सूत्र के अंतर्गत आती हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं किस सूत्र के अंतर्गत आती हैं? षष्ठी शेषे, अकथितम चा, सप्तम्य अधिकरणे चा या सभी? तो 16 द्विकर्मक धातुएं अकथितम चा सूत्र के अंतर्गत आती हैं। षष्ठी शेषे ये जो है संबंध में लगती है और सप्तम्य अधिकरणे चा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद अव्यय है? लता, रमा, गुरु, यथा। तो यहाँ पर यथा पद जो है वो अव्यय है। अव्यय के रूप नहीं चलते हैं, तीनों लिंगों में समान ही रहता है। जैसे यदा, कदा, कुत्र, ये सारे अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं, तीनों लिंग और तीनों वचनों में समान रहते हैं। अब देखिए लता शब्द है, इसके रूप चलते हैं रमा के भी, गुरु के भी, लता, लते, लताहा। इसी तरह से रमा के भी और गुरु के भी रूप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो वाच्य जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य, ये हमारे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्म वाच्य का उदाहरण देखिए, जैसे रामेण पाठः
पठ्यते। इसमें तीसरी विभक्ति है, इसमें प्रथमा और इसमें प्रथमा। तो कर्मवाच्य में तीसरी, प्रथमा और प्रथमा यानी कि 311, ये ट्रिक आपको काम आएगी। 311 लगती है कर्मवाच्य में। और कर्तृवाच्य में जो है हमारी, हम इसको, इस कर्तृवाच्य को उदाहरण इस प्रकार से, रामः पाठम पठति, पठति। यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है और यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यानी कि 121। कर्तृवाच्य में 121 यानी कि प्रथमा, द्वितीय और प्रथमा विभक्ति लगती है। इसी तरह से भाववाच्य में, जैसे मया पठ्यते। अब पठ्यते में जो है ये प्रथम पुरुष की ही प्रथम पुरुष ही लगता है। इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। समास कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ये हमारे 6 समास होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये समास के 6 प्रकार हैं। और तत्पुरुष का भेद जो है वो कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना काल चल रहा है, अपना ध्यान रखिए। यूपी टेट की परीक्षा जो है ये 23 जनवरी 2022 को होने वाली है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए और ये हमारी प्रश्नोत्तरी एक नज़र में देखते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।